नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं। यह प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जब अपभ्रंश भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी थी, तब उसमें धीरे धीरे स्थानीय बोलियों का मिश्रण होने लगा। और अब अपभ्रंश और स्थानीय बोलियों के मिश्रण से जिस नई भाषा का जन्म हुआ उसे हम कहते हैं अवहट्ट भाषा। अर्थात शौरसैनी अर्थात परिनिष्ठित अपभ्रंश में देशी बोलियों के मिश्रण से भाषा और साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे कहा जाता है अवहट्ट। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। तो अवहट्ट जो शब्द है अपभ्रंश से मिला है, जिसे बाद में अपभ्रष्ट और अवहट्ट बन गया। इसे परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। और अवहट्ट की जो भाषा है उसकी प्रयोग की जो समय सीमा है, जो कालखंड है, वह 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी या उसके थोड़े बाद तक निश्चित किया गया है। हालांकि साहित्य में अवहट्ट का प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवहट्ट की कौन कौन सी व्याकरणिक विशेषताएं हैं। अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताओं का अध्ययन व्याकरण के जो विभिन्न जो तत्व होते हैं, जो भाग होते हैं, जैसे कि संज्ञा तथा कारक व्यवस्था, लिंग संरचना, वचन व्यवस्था, सर्वनाम व्यवस्था, विशेषण व्यवस्था, क्रिया संरचना और काल संरचना के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। कारक मतलब होता है कारक विभक्ति, आपको पता है, कारक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो मतलब किसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उसके साथ हम क्या है, कोई विभक्ति लगाते हैं या फिर कोई परसर्ग लगाते हैं, कोई चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम ने रावण को धनुष से मारा, तो जो ने हो गया, को हो गया, इन सब को बोलते हैं परसर्ग अथवा विभक्ति। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आए हैं। संज्ञा के स्तर पर अपभ्रंश में चल रही सरलीकरण की प्रवृत्ति और अधिक विकसित हुई। अवहट्ट में इस दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो जो संज्ञा धीरे धीरे सरल होना शुरू हो गया था अपभ्रंश के दौरान, और अवहट्ट में इसके संबंध में इस प्रकार की विशेषताएं देखी जाती है। सभी प्रातिपदिक, प्रातिपदिक मतलब होता है धातु शब्द, मूल और रूढ़ शब्द। जैसे चल एक धातु है, चल, चलना, चला, ये सब क्या है, उसके रूप है ना। तो मूल शब्द क्या है, धातु क्या है, चल है। तो सभी प्रातिपदिक, इसी को प्रातिपदिक कहते हैं। धातु शब्द, मूल और रूढ़ शब्द। स्वरांत हो गए, स्वर से समाप्त होने लगे, है ना। जैसे राम बोलते हैं तो राम स्वर से समाप्त हो रहा है। और व्यंजनांतता की प्रवृत्ति पूर्णतः लुप्त हो गई। मतलब जो शब्द व्यंजन से समाप्त होते थे वह धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गया और स्वरांत हो गए शब्द, प्रातिपदिक मूल शब्द। दूसरा प्रातिपदिक होता है मूल शब्द। अधिकाधिक प्रातिपदिक अकारांत होने लगे, इससे रूप रचना और सरल होने लगी। अकारांत मतलब जो अ की ध्वनि से समाप्त होता है। जैसे मैंने बताया राम, है ना, तो ये मां के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, तो अकारांत हो गए, आ से समाप्त होने लगे। राम, काम, इस प्रकार। इसके बाद निर्विभक्तिक या लुप्त विभक्तिक प्रयोगों की संख्या काफी बढ़ गई। इससे वाक्य में शब्दों का क्रम निश्चित होने लगा। ऐसे वाक्य में न विभक्ति होती थी न परसर्ग। मतलब यहां पर विभक्ति चिन्ह की बात होती है, कारक चिन्ह की बात होती है। जैसे कर्ता ने इसका चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म, को। तो ऐसे जो हम विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग करते थे तो इनकी संख्या कम होने लगी, विभक्तियों का प्रयोग लगभग खत्म होने लगा। बिना विभक्ति के हम शब्दों को प्रयोग में लेने लगे थे उस समय। ऐसे वाक्य में ना विभक्ति होती थी और ना ही परसर्ग। मतलब ये जो ने, को, से, के द्वारा ये सब धीरे धीरे खत्म हो गया था। कुछ प्रयोग ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें विभक्तियां और परसर्ग दोनों मिलते हैं। जैसे युवराजन्ही मांझ तान्ही केरो पुत्र। तो अवहट्ट में लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से विभक्ति चिन्हों को अथवा परसर्ग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कुछ स्थानों पर विभक्ति और परसर्ग दोनों पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां यहां पर देखने को हमको मिलती है। कुछ उदाहरण में ये जो आधा ना और ही है नहीं, और विभक्ति तथा मांझ और केरो, इन परसर्गों का प्रयोग द्रष्टव्य है। कुछ स्थानों पर ये जो विभक्ति चिन्ह के रूप में, परसर्ग के रूप में इनका प्रयोग होने लगा था। कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से परसर्ग दिखाई देने लगे, लेकिन कुछ में क्या है, विभक्ति चिन्ह भी दिखाई दे रहा था कुछ जगह।
जो विभक्ति कुछ जगह दिखाई देने लगा था, परसर्ग। दरअसल लुप्त विभक्ति प्रयोगों से भाषा दुरू होने लगी, अतः परसर्गों का प्रयोग बढ़ना स्वाभाविक ही था। अवहट्ट में निम्नलिखित परसर्ग पाए जाते हैं, मतलब एक ही समय में कई प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। जब निर्विभक्ति बिना विभक्ति के प्रयोग किया जा रहा था शब्दों का वाक्यों में, तो लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए बाद में धीरे धीरे विभक्ति का प्रयोग भी बढ़ने लगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अपभ्रंश अवहट्ट इन सब से होते हुए हमारी हिंदी आई है, और हिंदी में हम परसर्गों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, तो हिंदी में क्या है, हम परसर्गों का प्रयोग करते हैं, है ना, विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कारक चिन्ह। तो जैसे कर्ता ने, ये हो गया कर्ता ने। कर्म में क्या क्या आता था, विभक्ति या परसर्ग, के ही। करण में सौ से, है ना, ये सब कारक हैं। संप्रदान में के ही और लागी। अपादान में से सौ। संबंध में का के की, जो आप हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, केर किरा। अधिकरण में मांझ मही इत्यादि का प्रयोग होने लगा। इसके बाद ही विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग प्राय सभी कारकों में होता है। कारक मतलब वही कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इन सभी में ही विभक्ति का प्रयोग होता था। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने तो इसी को अवहट्ट की सबसे बड़ी विशेषता माना है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि जो विभक्ति ही का जो प्रयोग है, यह सबसे प्रमुख विशेषता है अवहट्ट की। अपभ्रंश का हिम यहां प्राय ही हो गया। अपभ्रंश में जो हम हिम का प्रयोग कर रहे थे, वह यहां पर पाकर क्या हो गया, खाली ही हो गया। ये मस्ते हट गया इसका, जैसे अनुस्वार हट गया। जलही से जलही हो गया, मड़ही से मड़ही हो गया। तो ये धीरे धीरे ये परिवर्तन आते गए। और कर्ता की ए विभक्ति को डॉक्टर तगारे ने अवहट्ट की सबसे प्रमुख विशेषता माना है। जो कर्ता कारक है उसके साथ में इस विभक्ति का प्रयोग होता था, ए का। और डॉक्टर तगारे नाम के जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक है, इनका कहना है कि यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है अवहट्ट की। इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा और कारक की दृष्टिकोण से किस प्रकार से अवहट्ट में परिवर्तन आया। अब होते लिंग संरचना। लिंग मतलब होता है जेंडर, संज्ञा मतलब होता है नाउन। तो लिंग मतलब क्या होता है, लिंग संरचना में क्या हुआ सॉरी, अपभ्रंश की भांति अवहट्ट में भी दो ही लिंग है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जैसे अपभ्रंश में दो लिंग थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग नहीं था वहां पर। वैसे ही संस्कृत के नपुंसक लिंग को अपभ्रंश ने ही अस्वीकार करना आरंभ कर दिया था। अवहट्ट में भी यही प्रवृत्ति बनी रही, क्योंकि अवहट्ट को परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश के बाद जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था उसे अवहट्ट कहा जाता है। इसीलिए संस्कृत के नपुंसक लिंग को जब अपभ्रंश ने ही नकार दिया था, तो अवहट्ट में भी यही प्रवृत्ति जारी रही। अवहट्ट में भी दो ही लिंग का प्रयोग किया जाता था, दो ही लिंग माना गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यह प्रक्रिया तेज गति से चलने के कारण एक समस्या पैदा हुई। नपुंसक लिंग के शब्दों के लिए नए लिंग का निर्धारण करना कठिन हो गया। जो नए नए शब्द विदेशी संस्कृतियों से आ रहे थे, यह समस्या उन शब्दों के साथ भी थी। कुल मिलाकर लिंग निर्धारण को लेकर इस भाषा में जटिलता बनी रही। लेकिन जो शब्द पहले संस्कृत में नपुंसक लिंग में थे, जब उनको अवहट्ट में प्रयोग में लाया जाने लगा, तब लोगों के सामने यह समस्या आ रही थी कि जो नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं, इनको हम पुल्लिंग में रखें कि स्त्रीलिंग में रखें। विशेष रूप से विदेशी भाषाओं से आने वाले जो शब्द थे, उनके संबंध में यह समस्या और भी कठिन हो गई कि हम अवहट्ट में उसे हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखें या फिर पुल्लिंग के अंतर्गत रखें। इसके बाद वचन व्यवस्था। वचन मतलब होता है नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, है ना, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर, जिसको वचन बोलते हैं नंबर, वचन मतलब नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अपभ्रंश में संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर 2 वचनों के प्रयोग की परंपरा का आरंभ हो गया। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बालकः, बालकौ, बालकाः, जैसे हम पढ़ते हैं। तो अपभ्रंश में संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर 2 वचनों का प्रयोग की परंपरा का प्रारंभ हो गया था। इस परिवर्तन में द्विवचन का लोप हो गया। द्विवचन से 2 का पता चलता है। सिंगुलर नाउन 1 के लिए होता है, प्लूरल नाउन मोर देन 1 के लिए होता है। वैसे ही एक वचन 1 के लिए होता है और बहुवचन 1 से अधिक के लिए होता है। द्विवचन का लोप हो गया। अवहट्ट में सरलीकरण की यह परंपरा और आगे बढ़ी तथा बहुवचन के बहुत से शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। मतलब अवहट्ट में, अपभ्रंश में जो बहुत सारे शब्द बहुवचन में प्रयोग में लाए जा रहे थे, अवहट्ट में बहुवचन के उन शब्दों का प्रयोग एक वचन के अंतर्गत किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप के लिए आधा नवर और आधा नवर ही परसर्गों का प्रयोग होने लगा, जैसे हाथन,
और पोपुन्ही। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि पहले संज्ञा के जो शब्द बहुवचन में प्रयोग लाए जा रहे थे उनको एक वचन बनाने के लिए उनके साथ विभक्ति चिन्ह, विभक्ति अथवा परसर्गों का प्रयोग किया जाने लगा। मुख्य रूप से ये जो यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आधा नावर है और आधा नावर ही परसर्गों का प्रयोग होने लगा। ये परसर्ग है विभक्ति चिन्ह, जैसे हाथन, हाथ से हाथन हो गया और पुहुप से क्या हो गया, पोपुन्ही। तो आप समझ पा रहे हैं बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए इसके अतिरिक्त संज्ञा पदों के बहुवचन रूप के लिए जो बहुवचन रूप बनाया जा रहा था इसको जोड़कर बनाया जा रहा था। सर्वनाम व्यवस्था, मतलब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके अतिरिक्त संज्ञा पदों के बहुवचन रूप के लिए, बहुवचन बनाने के लिए इन परसर्गों का प्रयोग होने लगा। सर्वनाम की व्यवस्था कैसी थी? सर्वनाम मतलब होता है प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। सर्वनामों के क्षेत्र में अवहट्ट में कई नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। इनकी एक संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। किस प्रकार के सर्वनाम प्रयोग में लाए जा रहे थे? उत्तम पुरुष के सर्वनाम, मध्यम पुरुष के सर्वनाम और अन्य पुरुष के सर्वनाम। मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष के सर्वनाम कौन से थे? मैं, हाँ और मेरा। मध्यम पुरुष के तुम, तुम्हार, तोहारा, तोहार। अन्य पुरुष के वह, उन। और इन सर्वनामों से अवहट्ट की आधुनिक हिंदी से निकटता आसानी से देखी जा सकती है। तो जो अवहट्ट में इन जो सर्वनामों का हम प्रयोग कर रहे हैं, आधुनिक हिंदी में जिन हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह लगभग इनसे ही मिलते जुलते हैं। तो इसे हिंदी की निकटता आप देख सकते हैं। इसके बाद विशेषण व्यवस्था। विशेषण व्यवस्था क्या होती है? जो विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं। अवहट्ट में कृदंती विशेषणों का विकास तीव्र गति से होने लगा। तो विशेषण मतलब होता है एडजेक्टिव इंग्लिश में। अवहट्ट में कृदंतीय विशेषणों का विकास तीव्र गति से होने लगा। इनकी विशेषता यह है कि ये विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं और संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण आधुनिक हिंदी के काफी निकट दिखाई देते हैं। सबसे पहले कृदंत को समझ लेते हैं। कृदंत क्या होता है? क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले कृत प्रत्यय को हम कृदंत कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नए रूप देते हैं। इनसे संज्ञा विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण बनते हैं, है ना। जैसे जाना है तो जाना से क्या बन जाएगा? जाता है, जाता हूं, इस टाइप से। तो जो भी हम प्रत्यय लगाते हैं, जाते, वे रोज विद्यालय जाते हैं, तो इन सबको हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। इनसे बनने वाले शब्दों को हम बोलते हैं कृदंत। जैसे जाना एक शब्द है तो जाते हैं, जाती है, ये सब बोलते हैं क्रिया या धातु, इसको कृदंत बोलते हैं। तो इस समय जो कृदंती विशेषण का प्रयोग तीव्र गति से होने लगा। और ये विशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषण संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं विशेष। विशेष बोलते हैं जिसकी विशेषता बताया जाता है ना। जैसे राहुल बहुत तेज दौड़ता है, तो राहुल की विशेषता बताया ना, तो राहुल हो गया विशेष। राहुल वह बहुत तेज दौड़ता है, मतलब दौड़ने की विशेषता बता रहा है, राहुल की नहीं। राहुल बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज जो शब्द है वह दौड़ना जो विशेषण है, दौड़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहे हैं लोग, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। तो मतलब जो लिंग और वचन के अनुसार जो परिवर्तित होते हैं, जैसे लड़की होने पर, है ना, जैसे रागिनी बहुत तेज दौड़ती है, राहुल बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या होता है? कृदंती जो विशेषण होता है इसके आधार पर परिवर्तित होता है। तो संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण आधुनिक हिंदी के काफी निकट दिखाई देते हैं। वे विशेषण इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे थे। संख्यावाचक विशेषण जिसे संख्या का पता चलता है, 7, 10, 20, 28। और सार्वनामिक विशेषण ऐस, ऐसो, जैस, उत्ता, जित्ता, कित्ता। तो ये आधुनिक हिंदी के बहुत ही निकट दिखाई देते हैं। ये कृदंत में बता चुका हूं आपको। कृदंतों के प्रयोग से क्या बनता है? संज्ञा विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण बनते हैं। कृदंत एक प्रकार से प्रत्यय हैं। इसके बाद क्रिया संरचना। क्रिया मतलब होता है वर्ब। क्रिया की दृष्टि से भी अवहट्ट में तीव्र विकास दिखाई देता है। कृदंतों के सहारे, कृदंत में बता चुका हूं जो प्रत्यय होते हैं, कृदंतों के सहारे क्रिया निर्माण की परंपरा जो अपभ्रंश में ही प्रारंभ हो गई थी, अवहट्ट में पूर्ण विस्तार के साथ दिखाई देती है। अवहट्ट के क्रिया रूप आधुनिक हिंदी की बोलियों से काफी मिलते हैं। क्रियाओं की सरलता किस प्रकार की, नीचे हम देखते हैं।
तो यह क्रिया रूपों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया था और आधुनिक हिंदी में जब जिन क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग लगभग अब अवहट्ट में ही शुरू हो गया था। जैसे धातु है चल, उठ, का, खा। धातु मतलब मूल जो क्रिया होती है, चल, चलना, है ना। भूतकालिक कृदंत कौन कौन से हैं जिसे भूतकाल का पता चलता है? भेल, कहल पूर्वी हिंदी में। पूर्वकालिक क्रिया उठी, देखी, सुनिए। वर्तमान कालिक कृदंत जिसे वर्तमान काल का पता चलता है, लागत, करत, करंता। प्रेरणार्थक क्रिया बैठाई, करावई। इन सब चीजों में समझने का कुछ नहीं है, आपको याद कर ले रहा है। और सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा था है, पूर्वी, रहे, इस प्रकार से पूर्वी हिंदी में रहे। इनके अतिरिक्त संयुक्त क्रियाओं की संख्या अवहट्ट में बढ़ रही थी। संयुक्त क्रियाओं का भी प्रयोग होने लगा, दो दो क्रियाओं का साथ में, जैसे बोल जा, दुटी गेली, भागई चा, मतलब दो दो क्रियाओं का एक साथ संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग होने लगा। इसके बाद काल संरचना। काल मतलब होता है टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अवहट्ट में काल संरचना के रूप में हिंदी की बोलियों की तरह विकसित होने लगे थे। हिंदी की बोलियों में जिस प्रकार हम काल का प्रयोग करते हैं वैसे ही अवहट्ट में हो रहा था। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की पृष्ठभूमि के रूप में पूर्वी और पश्चिमी अवहट्ट के रूप विकसित होते दिखाई देते हैं। जैसे पूर्वी हिंदी है आज हमारे पास, पश्चिमी हिंदी है, ठीक उसी प्रकार पूर्वी अवहट्ट और पश्चिमी अवहट्ट में उसी प्रकार से यह हमको काल संरचना विकसित होते हुए दिखाई देता है। जैसे वर्तमान काल में पूर्वी अवहट्ट में कहा जाता था जात और करत, पश्चिमी अवहट्ट में करंता, करंते वर्तमान काल के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। भूतकाल को व्यक्त करने के लिए पूर्वी अवहट्ट में चलल और गईल, ल रूप, और पश्चिमी अवहट्ट में थका, थके, इनका प्रयोग होता था। इसी प्रकार भविष्यत काल है, मतलब फ्यूचर टेंस। इसमें पूर्वी अवहट्ट में खाइब, जाइब, ब रूप का प्रयोग होता था और पश्चिमी अवहट्ट में, यहां हा लिखना छूट गया है, पश्चिमी अवहट्ट में करही, करिहूं, हा रूप, इसका प्रयोग वहां पर होता है। तो पश्चिमी अवहट्ट में करही, करिहूं, हा रूप। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इनको तो आप तो समझ ही गए होंगे, अब आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो यदि मेरा आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। और इसके साथ ही यदि मेरे आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि यह मैं एक सीरीज चला रहा हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।